सुनो, इस साल आप जितनी भी वीडियोस देखने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और मीनिंगफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली एलएलएम के लिए, खासकर वो बच्चे जो बिना किसी क्लासेस के इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी सिर्फ एक कोशिश है, आपको वन सोर्स ऑफ लीगल न्यूज, अपडेट और नॉलेज प्रोवाइड करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ढेरों केसेस में से वो कौन से केसेस है जो इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लस इस वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा और उस पीडीएफ के एंड में आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। मैं तो कहूँगी पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, फिर टॉपिक पढ़ना, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, ट्राई करके देखना। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो से हम आपकी एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस है आर्टिकल 370 का। तो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविजन था, तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था कि वो कई इश्यूज में खुद के लिए लॉज फॉर्मुलेट कर सकते थे। पर 2019 में गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया और प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया गया। अब आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या ये लॉफुल था, क्या ये आर्बिट्ररी था, ये डिसाइड करने के लिए 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया, जिसका डिसीजन आया 4 साल बाद 11 दिसंबर 2023 में, जिसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आर्टिकल 370 हमेशा से ही एक टेम्पररी प्रोविजन था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बाकी प्रिंसली स्टेट की तरह जम्मू एंड कश्मीर ने भी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ज्वाइन किया था, तो आज तक उनके पास कोई भी स्पेशल सोवरेनिटी नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन था वो सही था, पर इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की इलेक्शंस करवाएगी और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसे वापस रिटेन कराया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2019 का जो प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया गया था, पिटिशनर्स ने उसे चैलेंज ही नहीं किया, पर अगर वो उसे चैलेंज भी करते तो अब तो वो विड्रॉ कर लिया गया, तो एज सच कोई मटीरियल रिलीफ नहीं दिया जाता। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने एक इम्पार्शियल ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन सेटअप करने कहा है। 1980 से जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, उसके लिए हम क्या रिकंसिलिएशन मेथड्स अपना सकते हैं, ये रिकमेंड करने के लिए। अब पूरे साल के जजमेंट्स में से अगर मुझे सिर्फ एक लैंडमार्क जजमेंट चूज करना हो तो मैं ये केस पिक करूंगी। ये क्लैट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब जैसे कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली के लिए आर्टिकल 239AA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 2 चीजें करता है। सबसे पहले ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। दूसरा, ये दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, किस एरिया पे कौन लॉ बना सकता है, इसका डिस्कशन करता है। तो आर्टिकल 239AA दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एस बालकृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब दिल्ली यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है डिफरेंट एरियाज में लॉ बनाने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया था, ये समझने के लिए कि जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो किसके पास पावर होगी, स्टेट के पास होगी या सेंटर के पास। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन से नियुक्त की गई जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, उनके पास पावर होगी सारी सर्विसेज के लिए लॉ बनाने की, एक्सेप्ट 3 चीज़ें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड की बात कर रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी लॉ बनाने की, बाकी सारी सर्विसेज आप स्टेट गवर्नमेंट से बना सकते हैं। जैसे ये जजमेंट पास हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल गई, उनके पास आ गया पावर लॉ बनाने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जजमेंट हजम नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने ये जो लॉ है ये पास कर दिया। तो ये लॉ क्या कहता है कि दिल्ली में जो सारी सर्विसेज है उनके लिए लॉ बनाने का पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से पावर वापस लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। तो ये पहला केस था जिसमें जजमेंट आया और जजमेंट को रिवर्स करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। एक और ऐसा केस है, चलिए समझते हैं। मुझे ये बताना कि एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के क्या साइंस होते हैं। वो जिसमें उसके लोगों में पॉजिटिव चेंज आते हैं डिफरेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू। आज के टाइम पे कपड़े ऑर्डर करना, सब्जियां ऑर्डर करना, पिज्जा तो 15 मिनट में घर आ जाता है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में चेंजेस करवाने हो
तो लंबी लंबी लाइनों में लगना होता है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतने ओल्ड स्कूल मेथड्स क्यों? क्या गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकती है? एक्चुअली निकाल सकती है। इनफैक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने तो अपनी सिटीजन्स की मदद करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस स्कीम भी स्टार्ट की है। ये इतना कन्वीनियंट है कि आप घर बैठे बैठे बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और 43 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अवेल कर सकते हो। बहुत कन्वीनियंट है। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये पता चलेगा, कितनी फीस है ये पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके घर आके सर्विस प्रोवाइड करते जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी दी जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट रहा है कि उन्हें गवर्नेंस को सिटीजन्स के पास लाना है और इस स्कीम का नाम है सरकार तुहाडे द्वार। तो अगर हम पंजाब से हैं तो 1076 डायल करके इन सर्विसेज का बेनिफिट जरूर अवेल करें। नेक्स्ट केस काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अगर सजा एक दिन से भी कम हो जाती है तो कितना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट केस है डेफेमेशन का, राहुल गांधी वर्सेस पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी का। फैक्ट समझते काफी इंटरेस्टिंग है। 2019 में कर्नाटका के एक पब्लिक इवेंट में स्पीच देते वक्त राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक रिमार्क पास किया, जिसके अगेंस्ट इन्होंने सूरत की कोर्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि जो रिमार्क है ये पूरी मोदी कम्युनिटी के लिए डेफेमेटरी है। जिसके अगेंस्ट राहुल गांधी का ये कहना था कि मेरा जो रिमार्क है ये करप्शन पे टारगेटेड था, मेरा किसी कम्युनिटी को हार्म पहुंचाना इंटेंशन नहीं था। अब सूरत के जस्टिस एच वर्मा ने राहुल गांधी को क्रिमिनल डेफेमेशन केस में गिल्टी पाते हुए 2 साल की जो मैक्सिमम सेंटेंस थी वो सुनाई। अभी जो 2 साल की सजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सजा एक दिन से भी कम होती, 1 ईयर 364 डेज की भी होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? यहाँ आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8 रेड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102, जो ये कहता है कि किसी भी एमपी या एमएलए को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट से अगर उन्हें किसी भी क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है और 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है। अब सूरत में क्या हुआ? उन्हें क्रिमिनल डेफेमेशन केस में गिल्टी पाया गया और 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जिस कारण लोकसभा से राहुल गांधी का तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आपकी 2 साल की जेल हो गई और 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगले 8 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिसके अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, स्टे लगाने के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दी और केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। वैसे क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है? आईपीसी का सेक्शन 499, 500 और 504, और 2 और सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 और कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल। अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। तो मेन आर्गुमेंट यहाँ पे ये था कि देयर वाज नो इंटेंशन टू कॉज हार्म और डैमेज। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रायल जज ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं असरटेन किया है कि क्यों उन्होंने गिवन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई। अगर 1 दिन की भी सजा कम होती तो राहुल गांधी को अपनी मेंबरशिप नहीं खोनी पड़ती। तो ट्रायल जज ने कोई भी रीजन असाइन नहीं किया था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन था उस पर स्टे लगाया और डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव किया और राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। फिर विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसे फेमसली डीमोनेटाइजेशन केस कहते हैं। आपको पता है इंडिया में टोटल 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, 1946 में, 78 में और 2016 में। और क्या आपको पता है कि 1978 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। बस तब जो नोट्स बैन किए गए थे वो वैसे भी सर्कुलेशन में बहुत कम थे, क्योंकि तब कॉमन मैन इतने बड़े करेंसी के नोट यूज कम ही करता था, सिर्फ 0.6% नोट सर्कुलेशन में थे। पर 2016 में जो 500 और 1000 के नोट्स बैन किए गए थे वो टोटल सर्कुलेशन का 86% नोट्स थे, और इसलिए कॉमन मैन को इतनी तकलीफ हो रही थी। डीमोनेटाइजेशन की पूरे केस के लिए आपको सिर्फ एक सेक्शन समझना है, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26। बहुत सिंपल है। ये सिंपली ये कहता है कि आरबीआई की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन इशू करके कोई भी सीरीज ऑफ नोट को बैन कर सकती है। इसी सेक्शन की पावर को यूज करते हुए 2016 में डीमोनेटाइजेशन की स्कीम अनाउंस की गई थी। अब ये सही है या गलत, ये देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिन्होंने 4:1 के रेशियो में डीमोनेटाइजेशन को लीगली वैलिड कहा। सिर्फ एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे एक और केस में इन्होंने ही डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। इन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन लीगल ग्राउंड्स पे अनलॉफुल है, पर ऑल इन ऑन जजमेंट ने ये कहा कि डीमोनेटाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सीरीज ऑफ नोट को डीमोनेटाइज कर सकती है, इंटेंशन भी सही था, ब्लैक मनी को रोकना, 52 डेज का वेटिंग पीरियड दिया गया था, ये भी रीजनेबल है। अब ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कहता है कि सेक्शन 26 क्या कह रहा था कि आरबीआई की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी,
पर ये जो रिकमेंडेशन वर्ड है ये कंसल्टेटिव वर्ड है, दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकती है कि कौन से सीरीज ऑफ नोट को रोकना है। अब सोचने वाली बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन होने के 6 साल बाद ये जजमेंट दिया गया। मानो अगर 5 जजेस ने यूनानिमसली ये कहा होता कि ये जो डिमोनेटाइजेशन की स्कीम है ये लीगली वैलिड नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ता, बताना जरा। नेक्स्ट केस है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। इस केस को पढ़ने के 2 बहुत अच्छे रीजन है। सबसे पहला ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और दूसरा ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टसल भी है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। इस केस को पढ़ते वक्त आप शिवसेना स्प्लिट के बारे में जानेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे, कौन सी पार्टी रियल शिवसेना है ये समझेंगे, और फ्लोर टेस्ट में किसका क्या रोल होता है ये भी समझेंगे। तो अच्छा खासा बैकग्राउंड है इस केस का, पर आपको क्यों टेंशन लेना है, मैं समझाती हूँ ना, चलिए समझते हैं। तो 2019 के महाराष्ट्र इलेक्शन में शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अलायंस बनी, महाविकास आघाड़ी MVA, जिसके लीडर थे शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने पर सिर्फ 2.5 साल के लिए, क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे जो एक शिवसेना लीडर थे, उन्होंने कुछ और MNAs के साथ एक रिबेल ग्रुप बनाया MVA पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। उनका कहना था कि MVA शिवसेना की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट जा रही है। इसके बाद पूरी पार्टी ठाकरे फैक्शन और शिंदे फैक्शन 2 ग्रुप में बढ़ गई। ठाकरे फैक्शन के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा और शिंदे फैक्शन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। अब गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट अनाउंस किया ये देखने के लिए कि क्या सच में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है या नहीं। ठाकरे फैक्शन ने इस फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बट कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अब उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट दिए ही चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर एक नई अलायंस बनाई और एकनाथ शिंदे बन गए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद सारे केसेस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने सुनना चालू किया और अपना डिसीजन दिया और बहुत सारे इश्यूज पर डिसीजन दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताना कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। तो ये एक तरीके का ट्रस्ट वोट होता है, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट के पास अब भी मेजॉरिटी है या नहीं। तो मानिए आपकी गवर्नमेंट है और ये दूसरी पार्टी है जो क्लेम करे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, तो इस पार्टी को जो लीडर होगा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करता है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो वोट करते हैं। अब जो गवर्नमेंट है अगर वो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, पर अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। नॉर्मली जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है वो फ्लोर टेस्ट करवाता है, पर अगर असेंबली सेशन में ना हो तो गवर्नर भी फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं हमारे केस पे। तो जो डिफरेंट इश्यूज थे उनको सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले फ्लोर टेस्ट के मुद्दे पे ये कहा कि पार्टी डिसएग्रीमेंट सॉल्व करवाने के लिए फ्लोर टेस्ट करवाना सही नहीं है। इंटर पार्टी या इंट्रा पार्टी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो गवर्नर को उसमें इंटरफेयर नहीं करवाना चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट करवाना गलत था, पर क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट किए ही रिजाइन कर दिया था तो कोर्ट वापस गवर्नमेंट को तो रिज्यूम नहीं करवा सकती, इसलिए कोर्ट इस केस में अब इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि इस केस में लीडिंग केस है नेबम रेबिया का, पर इस केस को ऑलरेडी लार्जर बेंच को रेफर किया गया है रिकंसिडर करने के लिए। जब तक वो जजमेंट नहीं आता तब तक स्पीकर ही डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग डिसाइड करेंगे। इसके बाद न्यू डिप्यूटी स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो सही तरीके से हुआ था, इसलिए कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ मिलकर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना को वैलिड अपहेल्ड किया। नेक्स्ट केस डील करता है फंडामेंटल राइट से। अगर एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट के साथ कंफ्लिक्ट में है तो क्या होगा ये डिस्कस किया गया है। इस केस का नाम है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस केस में क्या हुआ था, 2016 में यूपी के एक मिनिस्टर आजम खान ने एक टीनेज लड़की और उसकी मदर के साथ हुए गैंग रेप के एलिगेशन पे कमेंट करते हुए कहा कि पूरा केस यूपी गवर्नमेंट को डिफेम करने की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इस स्टेटमेंट को सुन के सर्वाइवर की फैमिली ने केस फाइल किया और ये कहा कि जो आजम खान का स्टेटमेंट है ये हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वॉयलेट करता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ भी इंटरफेयर करता है, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल है स्टेट के बाहर होना चाहिए। इस केस में मेन क्वेश्चन ये है कि क्या सर्वाइवर का जो राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 उसके खातिर क्या एक मिनिस्टर का फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) को कर्टेल किया जा सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट के साथ कंफ्लिक्ट में है तो एक बैलेंस रिस्टोर किया जाना चाहिए या फिर एक राइट को दूसरे की ओर प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं और इसमें
न्यू रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं किए जा सकते। मतलब मिनिस्टर का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है 19(1)(a) के अंदर और उसे कर्टेल नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट में फिर से डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस BV नागरत्ना का। उन्होंने ये कहा कि जो स्पीच था ये डेरोगेटरी था और हेट स्पीच से रिजेंबल करता है और इसे 19(1)(a) का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। किसी को भी अपना फंडामेंटल राइट किसी और की फंडामेंटल राइट को अब्यूज करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट केस बहुत ही छोटा सा है, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट केस है जिसका नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आपको पता है इंडिया में करंटली इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो एक हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो हो गए आपके इलेक्शन कमिश्नर्स, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट अगले 6 साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। तो 2015 में अनूप बरनवाल ने एक PIL फाइल की ये कहते हुए कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेयर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है हम एक पैनल बनाते हैं जिसमें कौन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है, जैसे ही ये जजमेंट आता है इसे रिवर्स करने के लिए एक नया लॉ पास कर दिया जाता है जिसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। तो जैसे ये जजमेंट पास किया गया इसे रिवर्स करने के लिए ये एक्ट पास कर दिया गया। आपको पता है इस एक्ट ने क्या चेंज किया? ये जो पैनल था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, इन्हें हटाकर इसे कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया जिसे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे। हमारा अगला केस डील करता है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के केस से, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएलिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन, ये सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है डाइवोर्स के लिए, पर एक ग्राउंड मिसिंग है जब शादी बियॉन्ड रिपेयर चली जाती है जिसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी कपल को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स लेना है तो वो फैमिली कोर्ट जाते हैं और 6 से 18 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है उनको, जिसके बाद वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल जो आपको याद करना है वो है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल की अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए कपल को इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट किया, पर साथ ही में ये बोला कि कभी भी इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट करते वक्त ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करने चाहिए, जैसे कि शादी के बाद कपल कितने टाइम तक साथ रह रहा था, लास्ट को हैबिट कब किया, एक दूसरे की फैमिली पे क्या एलिगेशन लगाए, क्या कोई लीगल केस चल रहा है, उसका वर्डिक्ट क्या आया। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है और ये जो 6 महीने का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है इसे वेव ऑफ कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब सारे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज केसेस आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगाने लगो। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, इसे आप एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है सेम सेक्स मैरिज का, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी तो लीगल है पर होमोसेक्सुअल मैरिज नहीं। ये केस फाइल किया गया था 2022 पे और इसे 3 जज बेंच से 5 जज बेंच में ट्रांसफर किया गया था क्योंकि इसमें काफी सारे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व थे। इस केस में हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये सबको चैलेंज किया गया था, पर इस केस की पर्सपेक्टिव के लिए इसे स्पेशल मैरिज एक्ट रिस्ट्रिक्ट किया गया था ताकि ये पर्सनल लॉ से कंफ्लिक्ट में ना आए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से मैरिज क्या होती है? एक हेट्रोसेक्सुअल मैन और वुमेन के बीच का यूनियन, वो सेम सेक्स कपल्स की मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिस कारण काफी सारे बेनिफिट्स जैसे अडॉप्शन, सरोगेसी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ये सारे बेनिफिट्स एक सेम सेक्स कपल एंजॉय नहीं कर पाता। LGBTQ कम्युनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये था कि राइट टू मैरिज में आप जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा करना हमारे राइट टू इक्वालिटी, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब का वायलेशन है। देखते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में 3:2 की मेजोरिटी से जजमेंट आया, पर ऑल इन ऑल 5 जजेस ने यह अग्री किया कि इंडिया में राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इंडिया में करंटली ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सेम सेक्स कपल्स को राइट टू मैरी प्रोवाइड करे। अगर ऐसा लॉ लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। हमारा नेक्स्ट केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसे फेमसली जल्लीकट्टू केस भी कहते हैं। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक एंशिएंट बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो पोंगल के टाइम खेला जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, इसका स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है। फार्मर्स के हिसाब से इस स्पोर्ट से वो स्ट्रॉन्ग बुल्स आइडेंटिफाई करते हैं आगे ब्रीडिंग के लिए, अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए। पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के हिसाब से ये एनिमल क्रुएल्टी है। इनफैक्ट बुल्स को इंटॉक्सिकेट किया जाता है वरना वो भागेंगे कैसे।
अब इस केस की हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो जल्लीकट्टू का एज सच हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत पीछे तक चले जाएंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस हम 2014 से इवेंट्स रिट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एनिमल क्रुएल्टी को देखते हुए जल्लीकट्टू इवेंट से बुल्स के यूज पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैन लगा रहे, उसे प्रोहिबिट कर रहे। जैसे कि जजमेंट सामने आया, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है इस एक्ट में अमेंडमेंट करने का। ठीक है, अब वापस यहाँ जाते हैं। तो ये जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने क्या बोला कि जल्लीकट्टू में बुल्स के यूज पे हम बैन लगा रहे हैं। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लगे। अब पॉलिटिकल मूव कहो या कुछ और, तमिलनाडु इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन से इस बैन को रिमूव कर दिया। जैसे ये रिमूव हुआ, फिर से एनिमल राइट एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये क्या हो रहा है। वो सुन के इस चीज को उन्होंने निरस्त कर दिया, मतलब ये जजमेंट फिर से एक्टिव हो गया कि जल्लीकट्टू में आप बुल्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे ये एक्टिव हुआ, अब तमिलनाडु में लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि सेव जल्लीकट्टू, क्यों हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ की तरह बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। ये देखते हुए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट का है, स्टेट के पास भी पावर है, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट पे अमेंडमेंट लाया। मतलब बाकी पूरे इंडिया में ये एक्ट एक तरीके से लगेगा, पर तमिलनाडु में ये अलग तरीके से लगेगा। उन्होंने अमेंडमेंट लाया जिसमें जल्लीकट्टू में बुल्स के यूज को अलाउ किया। सिमिलर अमेंडमेंट कर्नाटका में भी लाया गया और महाराष्ट्र में भी लाया गया। इन सारे अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इस केस में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू को, महाराष्ट्र के बुलक कार्ट गेम को और कर्नाटक के कम्बाला को, तीनों स्पोर्ट्स को अलाउ किया, लीगली वैलिड कहा, और रीजन ये दिया कि क्योंकि इन स्पोर्ट्स में कोई वेपन यूज नहीं हो रहा, इसलिए आप इसे ब्लडी स्पोर्ट नहीं कह सकते। तो जल्लीकट्टू और 2 और एनिमल स्पोर्ट्स को लीगल डिक्लेयर किया गया। तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए थे, उन्हें भी वैलिड डिक्लेयर किया। तो ये थे वो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपको आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसी से मिलती जुलती मेरे पास 2 ऑफरिंग्स और है। एक है मेरा फुल प्लेजर क्लैट पीजी कोर्स, जिसमें हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालाइज करते हैं और उसे सिंपली आपको समझाते हैं। और दूसरा है हमारा जजमेंट्स कोर्स, जिसमें साल भर में होने वाले इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को हम जल्दी से आपको समझाते, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट आपसे चूके ना। अगर आप इंटरेस्टेड है इन दोनों में से किसी भी कोर्स में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नीचे ना आपको एक PDF मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करना ना भूले। और साथ ही में पंजाब गवर्नमेंट की जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस स्कीम है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।